अगर देखें तो सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी ओबेसिटी है। अगर बिल्कुल। ये अगर हो गई तो फिर आप और भी तमाम बीमारियों से घिर सकते हैं। बिल्कुल इससे फिर कैसे बचें? देखिए यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि आपको ओबेसिटी भी है और खास तौर से जो हमारे पेट के चारों तरफ फैट होता है उसकी एक अलग रेलेवेंस है। आपकी एज बढ़ती है तो आपको कुछ कुछ चीज़ों से हटना पड़ता है, कुछ चीज़ें नहीं खानी होती हैं। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों में भी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। अब हम बहुत यंगस्टर्स में और जैसे आपने कहा बच्चों में, यंग लोगों में ब्लड प्रेशर देखने लगे जो कि पहले आमूमन तौर पर हम नहीं देखते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का। उन्हें तलब लगती है कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, मेरे हाथ जो है वो शेक करेंगे। इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? वो जो केमिकल होता है वो एडिक्टिव होता है, यानी कि वो आपकी बॉडी में एक डिपेंडेंस क्रिएट करता है। तो अगर आपने एक सिगरेट पी और आपने दूसरी नहीं पी तो आपको अंदर से क्रेविंग होगी उसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 5 तत्वों से बना हमारा ये शरीर कभी भी बीमार हो सकता है और जो हमारी जीवन शैली है उसके हिसाब से तो आज के समय में लगातार जो बीमारियों की संख्या है और जो बीमारों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम जानते हुए भी कि आखिर क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा सकती है, हम वो चीज़ करते हैं, हम उन चीज़ों को खाते हैं, हम उन पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया। सीधा सवाल शुरुआत इसी से करते हैं कि आज के समय में हम ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हमारे शरीर के अंदर कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है आज के समय में जो हमारी जीवन शैली है, जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, ये कितना हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा, अगर और सुन के शायद आपको बहुत ताज्जुब भी होने वाला है कि हम दिन भर में जितना भी खाना खाते हैं अगर हम एक एवरेज निकालें तो हम 60% खाना जो खाते हैं वो ऐसा है जो कि प्रोसेस्ड है, यानी कि रेडी टू ईट फूड की बात करें या जो हम पैकेट्स वाला खाना खरीदते हैं, इस तरह का जो खाना है वो 60% इन अ डे आप जो खाना खा रहे हैं वो यही है। शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सैलेड्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारी प्लेट से जा चुकी हैं और अगर बात करें तो इस तरह की चीज़ें हमारी प्लेट में ज़्यादा आ गई हैं जिन्हें हम प्रोसेस फूड बोलते हैं। और ये बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें चीनी ज़्यादा होती है, इनमें नमक ज़्यादा होता है और इसमें जो है ऑयल भी जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए किसी भी चीज़ को ये सब चीज़ें मिलानी ही पड़ती हैं, तभी वो एक शेल्फ़ लाइफ उनकी होती है, वो इतने समय तक शेल्फ पे रह सकते हैं। और साथ ही इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आपने नाम पढ़े भी होंगे, मल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं वो होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो खाने की गुणवत्ता है, यानी कि जिस लिए आप खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए आप खाना खा रहे हैं वो तो आपको मिलता नहीं है, लेकिन ये सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा अब हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हम बोलते हैं वो अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लग गया है। मैं आगे बढ़ूं, मेरी टीम में कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया गया, तो ये बताया कि मैम से जरूर ये पूछेगा कि आप क्या खाती हैं। आपकी जो ग्लोइंग स्किन है उसको लेकर राज क्या है? देखिए जो मैंने आपको बोला ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं भी 100% वही करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सच में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, सुबह उठे फिर ऑफिस के लिए भागे, जो स्टूडेंट है वो कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, समय नहीं होता है इतना। बिल्कुल, लेकिन मैं वो बताती हूँ जो मैं करती हूँ और जो डुएबल है और आप भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है माइंडफुल ईटिंग करना। हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि जो भी सामने पड़ा है खा लेंगे, जल्दी जल्दी खा लेते हैं हम ये सब चीज़ें और हम ये ध्यान ही नहीं देते। हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने काम पे पहुंचना है या हमें बस खाने का जो टाइम है ना हमारा, वो हमारे लिए एक मजबूरी की तरह से ज़्यादा हो गया है देन एक्चुअली कि हम उसको एंजॉय करें या ये हम सोचें कि हम क्या खा रहे हैं। तो एक चीज़ तो पहली है माइंडफुल ईटिंग, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं एटलीस्ट 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचिए कि क्या ये हेल्दी है या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको जंक फूड या प्रोसेस फूड कभी नहीं खाना है,
आप कभी कभी डेफिनेटली अपने टेस्ट के लिए खा सकते हैं, दिल को खुश करने के लिए खा सकते हैं, ये सब चीज़ें अलाउड हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमारा डिपेंडेंस हो गया इनके ऊपर और अब हम इनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि हमें डेली चाहिए, अगर आज भी नहीं मिला तो हमारा काम नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसका आपको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से मील्स लेते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो अब हम देखते हैं वो ये कि हम दिन भर ही खाते रहते हैं, यानी कि सुबह उठे कुछ खा लिया, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, कहीं है तो फिर खा लिया, तो हम जो खाते ही खाते रहते हैं सारे टाइम, उससे हमारी बॉडी के अंदर ना इंसुलिन रिलीज होता है। और ये जो इंसुलिन है, कभी अगर बहुत डिटेल में इसको समझा पाऊँ तो ये समझ आएगा कि ये जो इंसुलिन हम दिन भर अपना बढ़ा के रखते हैं, यही हमें मोटा करता है, यही हमारी बीमारियों का कारण है और इसी की वजह से प्रीमेच्योर एजिंग होती है, यानी कि जल्दी हम बूढ़े दिखने लगते हैं। मेरे ख्याल से अब अगर देखें तो सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी ओबेसिटी है। अगर ये अगर हो गई तो फिर आप और भी तमाम बीमारियों से घिर सकते हैं। बिल्कुल, इससे कैसे बचें? देखिए यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी कि आपको ओबेसिटी भी है और ख़ास तौर से जो हमारे पेट के चारों तरफ फैट होता है उसकी एक अलग रेलेवेंस है, वो हमें ज़्यादा नुकसान देता है, उससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें ज़्यादा बीमारियां देता है, तो इसलिए उसकी तरफ तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होना, आगे चल के डायबिटीज़ होना, आपके कोलेस्ट्रॉल का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ना भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप सही से नहीं खा रहे हैं और अगर आप दिन भर अगर हम ये सोच रहे हैं कि खाते रहो, कभी भी खा लो, कुछ भी खा लो, तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान देता है और हमारी बॉडी एक स्टोरेज उसमें चली जाती है कि जो भी आ रहा है हमें सब स्टोर करना है, तो फैट बनना बहुत ज़्यादा बॉडी से शुरू हो जाता है और वो ही धीरे धीरे आपको बीमारियों की ओर ले जाता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और बीमारियों पर भी बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अब एक स्टोरेज की तरह हम अपने पेट को देखते हैं, जो भी चीज़ आ रही है हम खा रहे हैं। अच्छा, एक मिथ जो है वो अक्सर हमने सुना है और देखा भी है कि लोग कहते हैं कि आपको जितना खाना है उतना खाओ, जो खाना है वो खाओ, बट एक्सरसाइज करते रहो। क्या इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन दोनों का ही बैलेंस भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि हाँ नहीं कितना भी खा सकते हैं, कुछ भी खाएं, बर्गर भी खाएंगे, पिज़्ज़ा भी खाएंगे, नॉर्मल घर का खाना भी खाएंगे और चलिए 1 घंटा जिम भी हुआ है तो हमारे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप ओवर एक्सेसिव चीज़ें जो खा रहे हैं उससे जो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है वो आपकी एक्सरसाइज भी उसे वापस नॉर्मल नहीं ला पाती है, तो वो फिर भी आप एक जो है स्टोरेज स्टेज में ही रह जाते हैं। तो आपको खाना भी माइंडफुल करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं। और तीसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप ज़रूर करें ताकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हमारी बॉडी पचाती है तो हमारी बॉडी से इंसुलिन निकलता है और वो इंसुलिन का काम होता है कि जो भी शुगर राइज हुई है खाना खाने से उसको वापस जगह पर लेकर आना है। लेकिन जब हम खाते रहते हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनमें बहुत शुगर है, बहुत ऑयल है, तो अगर मान लीजिए कि इतने इंसुलिन से आपका काम चल रहा था तो धीरे धीरे वो इंसुलिन की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आपको इतना चाहिए, फिर इतना चाहिए, फिर इतना चाहिए, तो बॉडी को एक स्ट्रगल हो जाती है कि इंसुलिन बहुत बनाना है। और इंसुलिन जब वो और बनाने लगती है तो वही इंसुलिन जो होता है धीरे धीरे जितना भी आप खाना खा रहे हैं उस सबको स्टोर करा देता है बॉडी के अंदर, यानी कि वो बर्न नहीं होता है और उल्टा हम उसे स्टोर करते जाते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे फिर बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम खाना एक तो ऐसा खाएं जिससे इंसुलिन ज़्यादा सेक्रीट नहीं हो। जैसे हम क्या खा सकते हैं मैम, क्योंकि अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे यंगस्टर्स हैं हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं होता, हम अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हो जाते हैं, 10 लोग को समय देना होता है, ऑफिस जाना होता है, अपने दोस्तों से मिलना होता है, खान पान उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। तो कम समय में मैं ऐसा क्या खाएं कि हमारी बॉडी फिट रहे, हमारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहें, कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, हमें कोई ज़्यादा मतलब बीमारियों का सामना ना करना पड़े? देखिए उसके लिए सबसे पहले तो जो आप फर्स्ट मील खाते हैं अपने दिन भर का वो होता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप शुरुआत तो ब्रेकफास्ट से ही करते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स ले रहे हैं, यानी कि जैसे जो लोग एग्स खाते हैं वो एग्स खा सकते हैं,
आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। उसके अलावा जैसे किसी को पोहा खाना है, उपमा खाना है, तो उसमें आप वेजिटेबल्स मिलाइए, थोड़े पीनट्स मिलाइए, थोड़ा कोकोनट्स मिलाइए। तो क्या हो रहा है कि आपको कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन भी मिल रहा है। और जब कार्ब्स के साथ आप प्रोटीन दोनों चीज़ें खाते हैं तो उसका आपको डबल बेनिफिट होता है। एक ये कि आपको देर तक भूख नहीं लगेगी। तो आप नहीं तो जब आप बहुत कार्ब वाला खाना खाते हैं तो उस वक्त तो आप खा लेते हैं और आपको लगता है पेट भर गया, लेकिन बहुत जल्दी आपको दोबारा भूख लगती है। अब आपको लगता है कि फिर से पेट खाली हो गया। तो अगर आप प्रोटीन्स खाते हैं साथ में तो एक तो आपको देर तक भूख नहीं लगती है, तो एक ये एडवांटेज आपके लिए होता है। सेकेंडली, जो आपका ब्लड शुगर राइज है वो बहुत सडन नहीं होता है, तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा सेक्रीट नहीं करना पड़ता है बॉडी को, थोड़े से काम चल जाता है बॉडी का, और ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ नट्स खाइए जिनमें कि हेल्दी फैट्स होते हैं, ये चीज़ें अगर आप खा रहे हैं और अपने साथ एक छोटा सा पाउच लेके चलिए जिसमें नट्स हो, आप सीड्स डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, पीनट्स डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फिलिंग भी है, जब आपको भूख लगे आप इन चीज़ों को खा भी सकते हैं। और सेकेंडली, आपको प्रोसेस फूड पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको गुड फैट्स मिलेंगे, आपको अच्छे प्रोटीन्स मिलेंगे और आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है। तो शुरुआत यहाँ से बाद ज़रूर और करिए। इस एडवाइस के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी ये हेल्दी चीज़ें खाएं। क्यों? तो अब ज़रा बढ़ते हैं बीमारियों की तरफ कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसी बीमारियां जो पहले कही जाती थी कि सिर्फ बूढ़े लोगों को होती हैं, या फिर जब आप और आपकी एज बढ़ती है तो आपको कुछ कुछ चीज़ों से हटना पड़ता है, कुछ चीज़ें नहीं खानी होती हैं। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों में भी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। शुरुआत करते हैं ब्लड प्रेशर से। ये क्या है, ज़रा उसको डिफाइन कर दीजिए एक बार, और आखिर इससे बचे कैसे? देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, मैं बोलूँगी, क्योंकि अब हम बहुत यंगस्टर्स में और जैसे आपने कहा बच्चों में, यंग लोगों में ब्लड प्रेशर देखने लगे हैं, जो कि पहले आमूमन तौर पर हम नहीं देखते थे। देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कोई सिम्टम्स नहीं देती है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है। और इसीलिए ब्लड प्रेशर चेक कराना साल में एक बार बहुत ही ज़रूरी है कि कभी भी ज़रूर हम एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और हमें पता हो कि हमारी बेसलाइन वैल्यूज़ क्या रहती है। ये देखिए, क्या होता है कि ऐसे समझिए इसको कि हमारी जो खून की धमनियां हैं उनका एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में खून दौड़ता है। तो हमारा हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, वो पंप करता है और फिर वो खून हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे कारणों की वजह से ये जो हमारी खून की धमनियां होती हैं ये स्टिफ होने लगती हैं, यानी कि इनका प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाता है। जब इनका प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो हमारे हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई नाली बंद है और उसमें से आपको कोई चीज़ निकालनी है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से हमारे हार्ट को भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आर्टरीज टाइट हो रही हैं, उनका प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हार्ट बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, सारे टाइम उसे मेहनत करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ ऐसी हमारे जो एंड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा किडनी है, हमारी आँखों के पीछे जो रेटिना होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, वहाँ की जो आर्टरीज होती है, हमारे दिमाग की, हमारे हाथ पैरों की, ये सब पे असर बुरा पड़ने लगता है। देखिए, इसको ऐसे समझे, अगर आप कहीं काम करते हैं और आपका जो बॉस है वो आपको बहुत डांटता है, ठीक है, तो आप काम तो करते रहेंगे क्योंकि आपके लिए मजबूरी है, आपको काम करना है, लेकिन आप कभी भी खुशी से काम नहीं करेंगे, आप हमेशा अनॉयड रहेंगे, आप ज़बरदस्ती मजबूरी में काम करेंगे, ठीक है ना। और एक दिन जब आपका लेवल क्रॉस हो जाएगा तो आप क्विट कर देंगे, आप बोलेंगे कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अब अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो दवाइयाँ नहीं खाते या वो सोचते हैं कि इससे हमारा काम चल जाएगा, तो आप ये वाले बॉस हैं जो कि हर वक्त डांटता रहता है और जो कि खुश नहीं रहता है। क्योंकि क्या होता है कि ये आपके बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो टेंशन में है सारे टाइम, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ा हुआ है लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपके ऑर्गन्स जो अंदर बॉडी में है वो टेंशन में है और वो बिल्कुल उस तरह से काम कर रहे हैं जैसे आप काम कर रहे थे, कि टेंशन में सारे टाइम काम करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में एक दिन वो जवाब देते हैं, तब देखने की शक्ति चली जाती है, या हार्ट अटैक हो जाता है, या स्ट्रोक हो जाता है ऐसे लोगों को, या किडनी फेल हो जाती है। हम कैसे मतलब जाने कि लो बीपी है या हाई बीपी है,
क्योंकि कभी किसी को बेहोशी हो जाती है, कोई फेंट हो जाता है, किसी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा लगती है उन्हें, तो हम पहचाने कैसे कि आखिर हमें हो क्या रहा है? देखिए दो चीज़ें हैं। देखिए हाई बीपी वाले जो लोग हैं वो जनरली ऐसे बेहोश नहीं होते हैं। हुँ, ठीक है, उनको अगर आप देखेंगे तो या तो ऐसे सिम्टम्स सीधे दिखाई देंगे कि हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया, इस तरह की परेशानी ज़्यादातर सामने आएगी। और जो लो बीपी वाले लोग हैं उनके साथ आप ये देखेंगे कि चक्कर आना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, बेहोश हो जाना, ये दिक्कतें ज़्यादातर लो बीपी वालों के साथ होती है। और देखिए दोनों चीज़ों में एक अंतर भी है। अगर हम लो बीपी और हाई बीपी की बात करें तो हाई बीपी अगर किसी को है तो प्लीज़ उसे नेग्लेक्ट नहीं करिए। ये मत सोचिए कि और 1-2 साल निकाल लेते हैं, क्यों दवा खानी या क्यों चेंजेस करें लाइफ में, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, तो काम तो चल रहा है। तो ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि स्टडीज साफ तौर से कहती है कि इससे आने वाले वक्त में आपकी दिक्कतें डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। लेकिन लो बीपी के साथ ये होता है कि बहुत सारे लोग लो बीपी के साथ नॉर्मल रहते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनका बीपी 110, 100 के आसपास रहता है तो भी वो नॉर्मल होते हैं। और बीपी अगर 90-60 तक चला जाए, बहुत नीचे चला जाए, तब देखते हैं कि दिक्कतें आती हैं कि बेहोश हो गए, चक्कर आ रहे हैं या बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। तो लो बीपी के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी नहीं होता है अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे। तो यहाँ इतना खतरे की बात नहीं है अनटिल लेस बहुत कम ना हो जाए। मतलब हाई बीपी इज लाइक मोर रिस्की। मोर रिस्की, हाई बीपी इज मोर रिस्की, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग जो होता है इमीडिएट, वो लो बीपी होता है। क्योंकि अगर आप बेहोश हो गए और आपको चक्कर आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो उस टाइम एक इमरजेंसी हो जाती है और आपको लेकर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अच्छा, मतलब बीपी लाइक मतलब स्ट्रेस की वजह से होता है, कुछ खान पान या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं, डेफिनेटली देखिए बीपी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं और जो सबसे बड़ा कारण है वो तो आपकी जीन्स है। तो अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, जल्दी हार्ट अटैक हुआ है किसी को, तो डेफिनेटली आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और आपको 6 महीने 1 साल में अपना बीपी डेफिनेटली चेक करना चाहिए, क्योंकि आपका बीपी हाई होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो और कारण है वो है आपकी डाइट। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स बहुत खा रहे हैं, शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आगे चल के बीपी होगा। केवल डायबिटीज़ नहीं, बीपी भी होगा। तीसरी चीज़ है, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो वो भी आपको धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाता है। वहीं अल्कोहल पीने से ब्लड प्रेशर होता है, स्मोकिंग करने से ब्लड प्रेशर होता है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कम पीने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो यहाँ पर करते होंगे लेकिन टेंशन में आ जाएंगे, ये भी जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए शराब आप अगर कितनी भी पी रहे हैं तो वो आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर करेगी, वो करती ही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत सारे रिसर्चेस में लिखा होता है कि 60 ml जो है हफ्ते में पी सकते हैं, उतना सेफ है या आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। ये जो रिसर्चेस है जो इस तरह से बोलती है, ये मोर और लेस मेरा मानना है कि लिकर इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसी रिसर्चेस आती है जहाँ कुछ ना कुछ मात्रा को हेल्दी बताया जाता है और ये बोला जाता है कि इतना आप पी सकते हैं। लेकिन अल्कोहल इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर बॉडी और तरह तरह से उसके कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में दिखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का। ये ज़रा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो सच में बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और हम ये देखते हैं कि उन्हें तलब लगती है कि अगर मैं लाइक सिगरेट नहीं पीऊँगा तो मैं टेंशन में आ जाऊँगा, मेरे हाथ जो है वो शेक करेंगे। इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जो आप मतलब अपने पावर से आप उसे रोक सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इन सब चीज़ों पर? देखिए, जो स्मोकिंग के अंदर केमिकल्स होते हैं, जो आपकी सिगरेट के अंदर, आपकी ई सिगरेट के अंदर, और जो आप तरह तरह से टोबैको को यूज़ करते हैं, वो जो केमिकल होता है वो एडिक्टिव होता है। यानी कि वो आपकी बॉडी में एक डिपेंडेंस क्रिएट करता है। तो अगर आपने एक सिगरेट पी और आपने दूसरी नहीं पी तो आपको अंदर से क्रेविंग होगी उसके लिए और आपकी बॉडी तरह तरह से उसके इंडिकेशंस देगी। आपको अंदर से खुद ही महसूस होगा कि मैं इसको मिस कर रहा हूँ और मुझे ये तो अब पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो केमिकल ऐसा होता है जो एडिक्शन करता है और उसकी एक टॉलरेंस हो जाती है। धीरे धीरे आपको डिपेंडेंस होने लगती है उसके ऊपर। तो अगर आपको इसको छोड़ना है तो आपको अपने दिमाग की और विल पावर की ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके आपको ये समझा सकता है कि अगर ये सिम्टम्स क्रेविंग के हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए इनको सप्रेस करना ही होगा, इनसे जीतना ही होगा।
और जीत कर ही आगे निकलना होगा, यही एक तरीका है। तो तब आपको विल पावर जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे, आप इससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी बॉडी तो वो मांगती ही रहेगी। अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद फिर हम फ्लोर को ओपन करेंगे। ये सवाल है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जो कि परेशान होते हैं, हाइपर टेंशन की वजह से उन्हें बीमारी जो है वो होती है, डिप्रेस होते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस छोटी छोटी बातों को लेकर, कि ब्रेकअप हो गया, मम्मी बात नहीं कर रही है, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं। इससे बचने के लिए देखिए, पहली चीज़ है कि डेफिनेटली आपको मेंटल रिलैक्सेशन वाली जो टेक्निक्स हैं वो अपनानी चाहिए। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप केवल मेडिटेशन कर सकते हैं या ऐसा कुछ करिए। हो सकता है कॉमेडी देखने से आप मेंटली रिलैक्स होते हो सकता है पेंटिंग करना आपको रिलैक्सेशन देता हो, गाने सुनने रिलैक्सेशन देता हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको प्लीजिंग लगती है, आप उसमें रिलैक्स्ड फील करते हैं। हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए रिलैक्सिंग हो, तो वो कोई भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो डेली रूटीन में आपके कहीं ना कहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार कर लिया और हम सोचे कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा और हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो फुल डे में 24 आवर्स जो आपके पास हैं, उसमें से आधा घंटा या 1 घंटा कुछ एक चीज़ ऐसे करिए जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर दे, जो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाए, आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करे, क्योंकि उससे अच्छे हार्मोन्स बॉडी में सेक्रीट होते हैं जो कि आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो हम बार बार तो बोलते हैं, होता किसी से भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, वो है अपने गैजेट से कुछ समय के लिए दूर रहना, और स्पेशली सोने से पहले। क्योंकि जो चीज़ें आप लास्ट के मिनट्स में देखते हैं 1 घंटा सोने से पहले, वो सब चीज़ें आप कई बार देखेंगे आपके सपनों तक में आता है, आपके ड्रीम्स तक उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि उसका इम्पैक्ट सोचिए कि कितना ज़्यादा होता है। और उसकी जो रेज़ होती हैं, लाइट रेज़ जो होती है, ब्लू रेज़ जो होती हैं, वो भी हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। तो एक चीज़ ये है, क्योंकि अब मोबाइल्स की वजह से हम अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, दूसरे की खुशी से दुखी हैं। तो ये जो एक धीरे धीरे फीलिंग लोगों के अंदर आ रही है कि वो तो बहुत घूम रहा मुश्किल है कि है। आज के समय में अपने फ़ोन से आप दूर रहें, क्योंकि फिर आपको और डिप्रेशन में जाना पड़ेगा कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। खैर चलिए, सवाल जो है वो आप सभी पूछ सकते हैं, पूछिए। हाय मैम, मेरा नाम प्रेरणा है। मेरा क्वेश्चन यही है कि आज के टाइम में अगर हम योगा करें, मेडिटेशन करें, क्या उससे ब्लड प्रेशर कुछ ठीक होगा या नहीं? डेफिनेटली प्रेरणा होता है। और देखिए, अगर आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या स्पेशली आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, आप 30 मिनट्स डेली वॉक करिए। अगर आप इतना भी करते हैं तो 10 mm तक, यानी कि अगर किसी का बीपी 140 है तो वो 130 आ जाता है। यानी कि इतना फ़ायदा एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों का होता है। और जब वॉक करें तो एक बात का बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको इस लेवल की वॉकिंग करनी है कि आप बात नहीं कर पाएँ। यानी कि अगर आप बात करने की कोशिश करें तो आपकी सांस फूले और आपको ये लगे कि नहीं, मैं इतनी देर बात नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। इस लेवल की वॉकिंग अगर आप करते हैं तो वो आपको फ़ायदा करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वॉक कर रहे हैं, फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आराम आराम से टहल रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा डेफिनेटली नहीं देने वाला है। इसीलिए एक्सरसाइज का हमें तभी फ़ायदा होता है जब हम इस लेवल तक एक्सरसाइज को लेके जाएं जहां हमें बोलने में दिक्कत हो रही है, यानी कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और कोई फ़ोन आ जाए वॉकिंग में तो हम बोले प्लीज़ वॉक करने दो, उसके बाद कॉल करेंगे क्योंकि अभी तो हाफ रहे थोड़ा सा। तो ये लेवल ऑफ वॉकिंग जो है अगर आप डेली करते हैं तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, आगे चल के हार्ट के प्रॉब्लम्स होना और मेमोरी लॉस जो हम बाद में लोगों में देखते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करता है अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत फैंसी चीज़ें नहीं करनी होती है, क्योंकि अब हमने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया और हम सोचते हैं कि कुछ बहुत फैंसी करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करनी है, लेकिन कंसिस्टेंटली करनी है। अगर आप उन चीज़ों को करेंगे नहीं और छोड़ देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वॉक अगर करना है तो डेली करिए या हफ्ते में 3 दिन मिनिमम वॉक करिए 30 मिनट्स के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटर हो रही है, स्किन बेटर होगी, वेट कम होगा, नींद अच्छी आएगी
और आप खुश रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ वॉकिंग करने से हम ऐसे हार्मोन्स निकालते हैं बॉडी से, एक्सरसाइज करते वक्त जो हमें खुशी देते हैं अंदर से, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो अगर आप वॉकिंग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब चीज़ों में आपको एक चेंज दिखाई देगा वक्त के साथ। अच्छा, वैसे हमारी बॉडी की डिमांड क्या होती है, कितना हमें चलना चाहिए? देखिए, जो रिसर्चेस कहती हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के अकॉर्डिंग है 150 मिनट्स पर वीक है, यानी कि 30 मिनट्स पर डे मान लीजिए। या अगर कोई बहुत रिगरस एक्सरसाइज करता है, जैसे कि साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रिगरस एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं 75 मिनट्स अ वीक। लेकिन इसका मतलब एक और बता देती हूँ, ये नहीं है कि आज संडे को किया और अब अगले संडे को किया। 2 दिन से ज़्यादा का गैप बीच में नहीं होना चाहिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो भी 2 दिन से ज़्यादा का गैप अगर आप बीच में कर रहे हैं तो जो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए। कि रिसर्च भी ये कहती है कि 60 से 70% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है और डॉक्टर एंटासिड रिकमेंड करता है। धीरे धीरे उसकी डोज DSR तक पहुंच जाती है। वो कितना हार्मफुल है। और आज जो लाइफ स्टाइल है, लोग अपने बैग में लेकर चलते हैं, जरा सी एसिडिटी हुई एंटासिड ले लेते हैं। तो ये कितना हार्मफुल है और बिना उसके किस तरह से एसिडिटी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम, एक सवाल है इसमें और आपका। मैं ऐड कर रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल, प्लीज। श्योर श्योर। रील्स और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये भी बातें होती है कि चाय पीने से भी बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी जो है वो होती है। ये मिथ है या फिर सच्चाई? देखिए, दोनों ही बातें हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने पूछा, एसिडिटी सबसे ज़्यादा 2 कारणों से होती है। एक, अगर आप बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं तो उस वजह से बॉडी में, स्टमक में एसिड बनता है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो बहुत लंबे समय तक एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए। जैसे 3 घंटे में या 4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए, चाहे वो नट्स हो, कोई फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ जिस वजह से अब सबसे ज़्यादा एसिडिटी हम देखते हैं वो होती है ओवर ईटिंग की वजह से। अब क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है उसमें जब हम खाना खाते हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई फुल हो गए, अब और मत खाओ। पर ये सिग्नल देने में स्टमक को टाइम लगता है, लगभग आधा घंटे का समय लगता है स्टमक को ये सिग्नल ब्रेन को देने में कि अब हम फुल हो गए, मत खाओ। लेकिन ये जो आधा घंटे का समय स्टमक को लगता है, उतनी देर में तो हम इतनी ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं, इतना कुछ खा चुके होते हैं, क्योंकि हमें लगता है पेट नहीं भरा है और हम खाते जाते हैं, खाते जाते, खाते जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पेट है, इसका काम है कि जो आपने खाना खाया है उसको चर्न भी करना है, उसको ब्रेक डाउन भी करना है। और स्टमक जब इतनी फुल हो जाती है तो स्टमक उसको ब्रेक डाउन कैसे करे? अगर वो कोशिश करे भी तो वो सारा एसिड हमारे ईसोफेगस में आने लगता है, यानी फूड पाइप में आने लगता है। और वो एसिड जैसे ही फूड पाइप में आता है, आपको खट्टी डकार आएगी, जलन महसूस होगी, आप कहेंगे कि मुझे एसिडिटी हो रही है। यही एसिडिटी है, यानी कि एक ओवर ईटिंग इसका बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल्स खा रहे हैं, शुगर बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हैं, तो हमारी बॉडी और एसिड सेक्रीट करती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और इसलिए हमें एसिडिटी फील होती है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को ही ठीक करेंगे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है कि हम रोज़ एक एसिडिटी की गोली खाएं और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करें। तो लाइफस्टाइल भी चेंज करने की ज़रूरत है आपको, आपका खाने पीने का तरीका जो है वो भी चेंज करने की ज़रूरत है, और आप किस तरह का खाना खा रहे हैं ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो बहुत एसिड बॉडी में रिलीज़ करा रहा है, तो आप एसिडिटी की कितनी भी गोलियां खाइए, वो आपकी प्रॉब्लम जो इटर्नल होने वाली है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अभी आप दिन में 1 बार खा रहे हैं, फिर आप 2 बार खाएंगे, तो आपको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज़ ये भी है कि वेट लूज़ करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर पड़ता है अगर आपका वेट ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे हमें एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, और जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो एसिड फूड पाइप में ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से एसिडिटी आपको एक प्रॉब्लम बन जाती है। और कोई? मेरा नाम हिमांशु है मैम। हेलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रात को खाना खाने के बाद क्या टहलना ज़रूरी है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी शट डाउन हो जाती है एक तरह से जब हम सोते हैं, और हमारी बॉडी में रिपेयर शुरू हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी दिन भर में जो रिपेयरिंग की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो होती है।
लेकिन अगर हम सोने से पहले 3 घंटे तक, अगर हम 3 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने में और सोने में। अगर आप वो 3 घंटे का गैप नहीं रखते तो आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो जग रहा होता है, क्योंकि आपने तो खाना खाया है और उसका तो काम डाइजेस्ट करना है, तो वो कैसे सोए? वो तो नहीं सो पाता है, उसको तो जगना पड़ता है कि आपने खाना खाया है और अब जूसेस भी सेक्रेट होने हैं, एसिड भी सेक्रेट होना है, इंटेस्टाइन को उसको पूरा डाइजेस्ट भी करना है, चर्न भी करना है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं सो पाता है और आप सो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको वो रिपेयर नहीं होता बॉडी में जो आपको ज़रूरी होता है, और इसलिए नींद भी डिस्टर्ब होगी आपकी और आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। दूसरा, अगर आप वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो उसकी वजह से जो पूरा बॉडी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वॉक करने से, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी उससे एक हेल्प मिलती है, और इसलिए आपको फिर नींद भी अच्छी आएगी, आपका जो बॉडी है वो रिपेयर भी बेटर करेगा, और आप जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे। वरना बहुत सारे लोग होते हैं सुबह उठते हैं और फ्रेश फील नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आज काम पे जाने का मन नहीं है या अभी और सोना चाहिए, शायद नींद पूरी नहीं हुई, इस तरह की फीलिंग आपको अगर आएगी तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि आप खाना बहुत लेट खाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो नींद है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप 3 घंटे पहले खाना खा लें, और आइडियल है कि अगर आप सनसेट से पहले खाना खा लें, दैट इज़ आइडियल। मतलब अगर आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, आगे का जीवन अच्छा चाहते हैं, तो बस एक काम ये कर लीजिए कि सनसेट तक खाना खा लीजिए। उसके बाद आपको अगर भूख लगे, और मैं ये बता देती हूँ 1 महीने आपको बहुत दिक्कत होगी जब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि जैसे ही 7, 8, 9 बजेंगे आपके पेट में चूहे कूदेंगे ही कूदेंगे, आपको भूख लगेगी ही लगेगी और आपको तब लगेगा ओ शिट ये नहीं हो सकता, कुछ तो खा ही लेते हैं। लेकिन 1 महीना भी अगर आपने क्रॉस कर लिया या 2 हफ्ते भी अगर आपने क्रॉस कर लिए, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर बॉडी यूज्ड टू हो जाती है कि अब खाना नहीं मिलेगा, इतने बजे तक ही मिलना है, और उसके आपको जो बेनिफिट्स होंगे वो अमेजिंग बेनिफिट्स होंगे। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। फिर आप मैम की तरह स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। हाय मैम, मेरा नाम राधिका है। मैम मैं पूछना चाहती थी, मेरा बीपी जो है रेगुलर बेसिस पे 90, 60 या 170 रहता है, बट मेरी हार्ट बीट जो है वो 90 से 120 तक रहती है या 130 तक, तो ये कुछ हार्मफुल होगा? देखिए, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बीपी लो होता है और हार्ट रेट थोड़ा बढ़ा रहता है। उसमें एक बहुत सिंपल सा कारण जो है वो एनीमिया भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा कम है, और उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। साथ ही छोटी छोटी और परेशानियां हैं, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा छोटे छोटे जो हमारी बॉडी की डेफिशिएंसीज़ होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंट है, B12 डेफिशिएंसी है, तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं जिनके बारे में जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो आपको डेफिनेटली ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपकी अभी ऑप्टिमल नहीं है और उनको ठीक करना ज़रूरी है। हाय डॉक्टर, आई एम अदिति अधिकारी। जैसे आपने बोला था कि डायबिटीज़ या बीपी जैसी जो डिजीज़ होती है वो जेनेटिकली भी पास हो सकती हैं, तो मेरी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ के साथ, तो ऐसे कोई तरीके हैं जिससे मैं नेक्स्ट जनरेशन पर ये डिजीज़ पास ना हो, या फिर मैं भी जो हूँ डायबिटीज़ से डायग्नोज ना हो? बिल्कुल, सब कुछ आपके हाथ में ही है। देखिए, ये तो डेफिनेट है कि एक आप रिस्क पर हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर पर्सन जो आपके अगल बगल बैठे होंगे, उनके अगर फैमिली में हिस्ट्री नहीं है तो उनसे आपको ज़्यादा रिस्क है कि आपको आगे चल के डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में ही है। अगर आप एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते हैं, अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप रेगुलर चेकअप्स करा रहे हैं, तो आपको आगे चल के डायबिटीज़ होगी ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं आप। ये सिर्फ आपके ऊपर है। और अक्सर क्या होता है कि लोग सोचते हैं नहीं फैमिली में है तो हमें तो होना ही होना है, और हम लैक्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो कल होना ही है हमारे साथ, तो हम क्यों मेहनत करें, अब ये तो एक इनएविटेबल सा ट्रुथ लगता है हमें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके अपने हाथ में ही है। फैमिली की वजह से आप रिस्क पर हैं और आपको चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपके अपने हाथ में ही हैं। अगर आप वो करेंगे तो आप डेफिनेटली डायबिटीज़ फ्री जी सकते हैं। हेलो मैम, ईशा दिस साइड। मैम एक सवाल ये कि आपने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, लेकिन अगर अचानक से किसी का बढ़ गया बीपी और घट गया तो हमें फिर क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए अगर बीपी किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक चीज़ है कि थोड़ा पानी पिलाइए, लिटाइए और ऐसे में सर थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए हमें इस स्थिति में। और उनको चाय नहीं दीजिए, कॉफ़ी नहीं दीजिए, नींबू पानी में नमक डाल करके मत दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें और बीपी को बढ़ाती है। तो ऐसी चीज़ें हमें उस वक्त नहीं करनी चाहिए। और थर्डली हमें उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, क्योंकि अगर बीपी ज़्यादा है तो उसको दवा से नीचे लाना पड़ेगा, तो वो चीज़ कर सकते हैं। अगर किसी का बीपी बहुत लो हो रहा है तब आपको ये सारी उल्टी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको उनको पानी पिलाना है, नींबू पानी दीजिए या पानी में थोड़ा चीनी नमक डाल के दीजिए, ORS के घोल वगैरह जो होते हैं आप वो चीज़ उन्हें दे सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, कॉफ़ी पिला सकते हैं। और उनके पैर थोड़े ऊंचे रखने ज़रूरी होते हैं जिनका बीपी कम होता है, क्योंकि जब बीपी कम होता है तो ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, ब्रेन को खून नहीं जाता है और इस वजह से चक्कर आता है, बेहोश हो जाते हैं। तो अगर आप पैर थोड़े ऊपर कर देंगे तो ग्रेविटी की वजह से फिर खून जो है थोड़ा ब्रेन की तरफ जाता है और उससे जो सिम्टम्स हैं उनमें कुछ आराम मिलता है। लेकिन उसके बाद हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लो बीपी क्यों हो रहा है। ज़्यादातर लोगों में डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, जो हम कॉमनली देखते हैं वो उसकी वजह से होता है। लेकिन इसके और भी बहुत कारण हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हार्मोन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फीवर में या इन्फेक्शंस में हम देखते हैं कि जो है लो बीपी हो जाता है। तो उसके बाद ये स्टेज है कि आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है और उसमें आगे क्या करना है ये हमें तब देखना है, लेकिन उतनी देर के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम मोहित है। मेरे 2 सवाल थे। जनरली मैंने अभी पिछले दिनों कई सारे हेल्थ चेकअप कराए तो मेरा बीपी जो है नॉर्मली डाउन ही रहता है, तो उससे क्या प्रिकॉशन ले सकता हूँ? सेकंड चीज़, जो अभी एसिडिटी की बात चल रही थी, क्योंकि एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गले में जलन, क्या वो स्मोकिंग का बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि हुआ ये कि मुझे लगा खाने की फूड हैबिट्स की वजह से वो जलन हो रही है, बट जब मैंने स्मोकिंग मेरी कम हुई तो वो कम हो गया। तो वो फूड की वजह से था या इसकी वजह से था? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। और जितने भी लोग स्मोक करते हैं उनको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि स्मोकिंग इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जो कि एसिडिटी करती है। यानी कि आप खाना कुछ भी खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं तो वो आपको एसिडिटी करती है। ये डेफिनेटली आपको उस वक्त स्मोकिंग की वजह से हो रहा होगा। दूसरा, जैसे आपने कहा लो बीपी, तो लो बीपी में जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसकी वजह से आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसके लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा खाइए अपने खाने में। कभी आपको ऐसा लगे कि आज थोड़ा थकान हो रही है या फटीग हो रही है तो आप एक कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग बना करके, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें ट्रीटमेंट की तब तक ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ चक्कर आ रहा है, बेहोशी हो रही है, तब हमें लो बीपी का कारण भी पता करना पड़ता है और ये भी ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। लेकिन हाई बीपी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हाई है तो ये मत सोचिए कि ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी या इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करें, क्योंकि आपको बाहर से नहीं पता चल रहा है, लेकिन शरीर अंदर से जो टेंशन में है उसकी हाई बीपी की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो डैमेज हो रहे हैं, जो कि आपको अभी नहीं पता चल रहे हैं। आने वाले 5-6 सालों में वो सरफेस होकर के सामने आएगा। तो ये काम नहीं करे और अंदर से भी बॉडी को खुश रखे। मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकालकर लोगों को अवेयर करने का काम कर रही हैं। थैंक यू। उसके बाद मैम मैं आपके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगा वाह वाह वाह। कि मैम, जिंदगी में बेहतर से बेहतर तलाश कीजिए, जिंदगी में बेहतर से बेहतर तलाश कीजिए, मिल जाए लहरें तो समुंदर तलाश कीजिए, मिल जाए लहरें तो समुंदर तलाश कीजिए, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर कोई ऐसा शीशा तलाश कीजिए। वाह 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 वाह। अब मैम मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगा। मेरा मैम सवाल ये है कि क्या बीपी पेशेंट को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप पूछी है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज जैसे आपने बोला, जिसमें थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, अगर बीपी बहुत हाई रहता है, अनकंट्रोल नहीं है, या पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई ना कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर है, तो आपको हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग की जगह एरोबिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो चूज़ करनी चाहिए। वो बेटर होती है क्योंकि उससे हार्ट पे लोड जो है वो
कम पड़ता है इन कंपैरिजन टू हाई इंटेंसिव एक्सरसाइजेज। लेकिन अगर किसी को बहुत वेट लॉस करना है और ये रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं और आपको वेट लॉस करना है, मसल्स को प्रिजर्व करना है, तो हाई इंटेंसिव बेटर होती हैं एक्सरसाइजेज। और अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेमिना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म हार्ट की हेल्थ अच्छी चाहते हैं, तो एरोबिक एक्सरसाइजेज हाई इंटेंसिव से बेटर होती हैं। और कभी कभी आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हाई इंटेंसिव करते हैं तो हम हमेशा हाई इंटेंसिव ही करें। आप हफ्ते में एक दिन हाई इंटेंसिव और बाकी दिन एरोबिक कर सकते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। मैम मेरा दूसरा सवाल बीपी से ही रिलेटेड है कि क्या जो बीपी पेशेंट है उसको दिन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात डाइट, यानी कि नमक जो है वो हमें कम खाना चाहिए। अब हम जो नॉर्मल बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि 1 चम्मच नमक, यानी कि जो टीस्पून होती है हमारी, वो 5 ग्राम्स के बराबर होती है। इतना नमक हमें दिन भर में खाना चाहिए। लेकिन आप जो ब्रेड खाते हैं उसमें नमक है, आप जो बाज़ार से प्रोसेस फूड ख़रीद के आते हैं उसमें नमक है, आप जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स के डब्बे ख़रीदते हैं उनमें भी नमक है, जो हम सूप्स ख़रीदते हैं, पैकेट सूप्स ख़रीदते हैं, उनमें नमक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम दिन भर में ऐसी कंज्यूम करते हैं जिसमें हमें पता भी नहीं है कि हम नमक खा रहे हैं। तो नमक इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में बहुत पहुंच जाता है और वो 5 जो एक मियाद बनाई गई है चम्मच की, 1 चम्मच, उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो हम दिन भर में 2-3 चम्मच नमक खा जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें। एक, प्रोसेस फूड हमें कम करना है क्योंकि उसमें हमें पता है कि नमक ज़्यादा मिला हुआ है ही है, तो वो चीज़ हम कम करें। दूसरा, हम ऊपर से नमक नहीं डालें। जैसे बहुत सारे लोग सैलेड के ऊपर नमक डालते हैं या बहुत ज़्यादा पापड़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा अचार खाते हैं, तो इन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है। तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगी, कंट्रोल करनी पड़ेंगी। तो उससे जो आपका डेली सॉल्ट इंटेक है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और खाने को बेस्वाद नहीं बनाना है, ये हम कभी नहीं कहते हैं कि खाने को उबाल करके खाना है या उसमें नमक नहीं मिलाना है। जो आप इनडायरेक्ट फॉर्म में नमक ज़्यादा खा रहे हैं, जिसको आपको पता नहीं चल रहा है, वो कट डाउन अगर आप करें तो आपका ऑटोमेटिकली जो सॉल्ट इंटेक है वो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, एक्सरसाइज ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल आपने सुना किस तरीके से स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने हमें बहुत ही चीज़ें बताई कि आखिर हमें हमारा खान पान कैसे रखना होना चाहिए, और एक्सरसाइज कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, और जो जीवन शैली आप जी रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो उसे थोड़ा कम कीजिए, अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। और जो चीज़ें डॉक्टर स्वाति जी ने बताई हैं उसको फॉलो कीजिए और फिट रहिए।